Hello everyone. I hope each and every one of you is doing fantastic. My name is Shashank Awasthi and I'll be your instructor for the course of Design of Steel Structures. मैं आपके इस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के कोर्स का इंस्ट्रक्टर रहूँगा। ये कोर्स 15 to 20 क्लासेस का होने वाला है एंड दिस कोर्स विल बी टॉट बाय मी. So this is a brief introduction about me before starting with the course. I would like to introduce myself. थोड़ा रूबरू करवा देना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन और मैं क्या मेरे credentials हैं. Basis on that we are going to move forward. So this guy is me. My name is Shashank Awasthi and I am an MTech from IIT Kanpur with specialization in structural engineering and construction project management. I have done my BE in civil engineering and since the past 3 years, I have been working as a faculty at UT RTU Kota. I have qualified GATE 5 times and I have got ranks less than 500 multiple times. 5 में से 4 बार मेरी रैंक अंडर 500 है. इसके अलावा I have also qualified MP State Engineering Services Written Examination for 3 times consecutively, एक के बाद एक लगातार. And other than this, I have also qualified a few more competitions, but I would not like to engage in that first. These are the most critical credentials which I would like to deliver to you. That is why I have kept it short. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेरे बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इस जर्नी में काफ़ी लंबा चलना है साथ में, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेना क्या रहता है, थोड़ा कंफर्ट लेवल को मेंटेन कर देता है. So after knowing all these facts, I hope you people have got the point that I am capable and I am in a position to teach you this subject to the optimum level. मैं आपको बेस्ट पॉसिबल लेवल पे गेट के नज़रिए से इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ, इतना आप समझ ही सकते हैं. ठीक है. सो बिना किसी भी समय को बर्बाद किए एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर. तो इंट्रोडक्टरी सेशन में देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है. मेरा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो भी काफ़ी अलग है, बिकॉज इन माई इंट्रोडक्टरी सेशन व्हाट आई यूजुअली फोकस ऑन इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू रियलाइज दैट व्हाट इज द स्कोप एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस कोर्स. ठीक है. तो मेरे कोर्स में फर्स्ट थिंग इज दिस दैट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव कोर्स. इंटरेक्टिव इन द सेंस, ऑल्दो आई एम ओनली पोस्टिंग वीडियोज एंड वी आर नॉट डूइंग लाइव क्लासेस, बट मैं चाहूँगा कि ये जो प्रथा है वीडियोस वाली, इस प्रथा में भी आप वो चीज़ें साथ साथ में करते जाइए जो लाइव क्लास में आप लोग करते हैं. ठीक है. मैं बताता हूँ कैसे. फर्स्ट थिंग इज दिस दैट एक एक करके हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. ये 15 से 20 लेक्चर की सीरीज़ होने वाली है. 15 to 20 लेक्चर्स टू बी वेरी प्रिसाइज. 15 to 20 लेक्चर्स की एक सीरीज़ होने वाली है. हर लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होगा. ठीक है. दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच लेक्चर. एंड वन मोर थिंग दैट द लेक्चर विल बी हैविंग 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द थियोरेटिकल पार्ट, जो थ्योरी होती है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें कैसा डायग्राम होगा, क्या क्रॉस सेक्शन होंगे, कोडल प्रोविजंस कौन से याद रखने हैं, कौन से नहीं याद रखने हैं, ये सब चीज़ें. देन आई विल ऑल्सो डिस्कस द न्यूमेरिकल. अब देखिए न्यूमेरिकल विल बी अम्ब्रेला न्यूमेरिकल्स. आई कॉल देम अम्ब्रेला न्यूमेरिकल्स इन द सेंस, देखिए क्या होता है, कभी कभी एक बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से 10 छोटे न्यूमेरिकल अपने आप ही हो जाते हैं. तो अगर मैं 10 छोटे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, उससे अच्छा ये है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को एक बड़े न्यूमेरिकल से अगर सही से समझा पाया, तो आप छोटे जो ऑब्जेक्टिव लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे उनको बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे. सो आई एम गोइंग टू गो इन दैट मैनर. आई एम गोइंग टू मेक यू कंप्लीटली कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस कोर्स. ठीक है. तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है. तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं इंट्रोडक्टरी में बताना चाहता हूँ. दूसरी चीज़ क्या कि स्कोप ऑफ दिस कोर्स. स्कोप यानी सिलेबस यहाँ पे हमारे लिए स्कोप एंड सिलेबस. तो देखिए स्कोप एंड सिलेबस में ब्रॉडली मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कोर्स को पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस कोर्स को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस एंड द सेकेंड पार्ट इज द डिज़ाइन ऑफ मेंबर्स. ठीक है. इसके अलावा भी एक और पार्ट होता है, दैट इज द
स्टडिंग द नेचर ऑफ स्टील, जिसे हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो बेसिकली तीन पोर्शन में इस पूरे सिलेबस को बांटा जा सकता है, प्लास्टिक एनालिसिस, कनेक्शन डिजाइन एंड मेंबर डिजाइन, ठीक है, इन दोनों में। अब इसको देखिए, दिस इज बेसिकली एन एनालिटिकल पोर्शन, तो इससे रिलेटेड सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। 3 या 4 लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू प्लास्टिक एनालिसिस, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू कनेक्शन डिजाइन। अब कनेक्शन डिजाइन के भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है रिवेटेड कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन, जो भी आप कह लें, रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन, और दूसरा होता है वेल्डेड कनेक्शन। तो बोथ ऑफ दीज पोर्शन विल बी कवर्ड इन दिस। अब इसमें क्या है ना, जो वेल्डेड और रिवेटेड के अलावा हम एक्सेंट्रिक कनेक्शन, एक्सेंट्रिक जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी का पार्ट है, वो आप लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में समझ ही जाओगे। मेंबर्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग एंड बेटन, लेसिंग और बेटन की डिजाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजाइन ऑफ बीम्स, बीम के बारे में पढ़ेंगे, बीम्स, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉलम बेसिस, ठीक है। तो ये जो चारों जो चीजें हैं ना, ऑल दीज 4 थिंग्स विच यू आर लुकिंग ओवर हेयर, ऑल दीज 4 थिंग्स विल कॉन्स्टिट्यूट द डिजाइन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि वो इन तीनों भागों के बिना हम उस स्टील के स्ट्रक्चर की डिजाइन के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली 2 ही चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारे पास कनेक्शन और दूसरा होता है मेंबर। इन दोनों के अगर हम डिजाइन के क्राइटेरियाज को समझ लें तो वो स्टील का पूरा स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें थी, और ये जो प्लास्टिक एनालिसिस है ये बेसिकली थ्योरेटिकल इन नेचर है। मतलब ये क्या है, हमें नेचर ऑफ स्टील को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। अभी मैं बताता हूं एक एक चीज आपको। अब ध्यान क्या रखना है कि प्लास्टिक एनालिसिस और डिजाइन ऑफ कनेक्शन, ये जो 2 टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स से अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% वेटेज आएगा अगर स्टील से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। तो इसको ऐसे समझा भी जा सकता है कि अगर स्टील स्ट्रक्चर से 10 सवाल आए तो उसमें से 7 से 8 सवाल कनेक्शन और प्लास्टिक एनालिसिस से देखे गए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका मतलब क्या है कि हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे चल रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं यहाँ पे। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो रिसेंट ट्रेंड्स जो हमारे पास आए हैं गेट के एग्जामिनेशन में, जो चलती हुई आ रही है प्रथा, उस प्रथा को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझ पाएंगे कि प्लास्टिक एनालिसिस और डिजाइन ऑफ कनेक्शन जो है, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स कैरी अ वेरी हैवी वेटेज। दैट इज वाई हम इन दोनों टॉपिक्स को बहुत सुकून से, आराम से समझेंगे, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ मेंबर के ऊपर अगर हम आए तो इससे रिलेटेड 20 से 30% ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये डिजाइन ऑफ मेंबर से 4 क्वेश्चन पूछ ले, इन दोनों से क्वेश्चन ही ना पूछे, है ना। तो हम लोग इसको भी उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे, पर आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट व्हाट इज द ट्रेंड विच इज बीइंग फॉलोड। जो ट्रेंड गेट के एग्जामिनेशन में चल रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराने की मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है। द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट द कोर्स विच वी आर गोइंग टू अनफोल्ड इज गोइंग टू बी अ बाइलिंगुअल कोर्स। बाइलिंगुअल यानी स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज। मैं आप लोगों को ऐसी भाषा में नहीं पढ़ाऊंगा जो किताबों में दी हुई है, ऐसी भाषा में भी नहीं पढ़ाऊंगा जो बहुत ही टेक्निकल हो, जो बहुत ही क्लिष्ट हो, जिसको समझने में काफ़ी कठिनाई जाए। मैं आपको ऐसी भाषा में पढ़ाऊंगा कि स्टील स्ट्रक्चर से एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। आपको कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश को मिला के मैं इस कोर्स को पढ़ाऊंगा।
और काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली, बीच बीच में खूब मज़े भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है लेकिन। और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो स्टील से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज विच आई वुड लाइक टू टेल इन दिस सेशन इज दिस, आप लोगों के प्रति मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू पीपल एज दिस कोर्स अनफोल्ड्स। एक्सपेक्टेशन क्या सर, अभी तो कोर्स शुरू भी नहीं हुआ, पर मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन पहले ही आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर इन एन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, ठीक है। हम लोग, अगर आप इन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और अगर आप सिंसियर गेट एस्पिरेंट हैं तो इन एक्सपेक्टेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स का 100% बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन नंबर 1, मेक रनिंग नोट्स। मेक रनिंग नोट्स, ये पहली एक्सपेक्टेशन है। मेरी आपसे अपेक्षा क्या है? जो पहली अपेक्षा है वो ये है कि आप जैसे जैसे पढ़ना शुरू करें, जैसे जैसे आप लेक्चर देखना शुरू करें, तो जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आए, कुछ भी चीज़ जो मैंने आपको कही है जो आपके दिमाग में पहुँच गई है, तो वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। गेट के नेचर को अगर हम ध्यान को मद्देनज़र रखें, उसके बारे में सोचें, तो ज़रूरी नहीं है गेट के पेपर में कि हम बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशंस को लिखें। गेट का पेपर सिर्फ यही जानने की कोशिश करता है कि आप टेक्निकली कितने साउंड हैं, आपको टेक्निकल कितना अच्छे से नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आप उन सब चीज़ों को आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, PDF दूंगा आपको। जो भी क्लास में लेक्चर होंगे उसके PDF बना के आपको शेयर करवा दिए जाएंगे, दैट इज़ नो इशू। बट द प्रॉब्लम इज, इन माई पर्सनल ओपिनियन, ट्राई टू मेक रनिंग नोट्स एंड रिलाई ऑन दोज नोट्स जो आपने अपने हाथों से बनाए, उस पर रिलाई करें, ठीक है। तो ज़्यादा सही रहेगा, रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी जाएगी आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दिस, दैट री-वॉच दीज वीडियोज इन केस ऑफ डाउट। री-वॉच दीज वीडियोज इन केस ऑफ डाउट। देखिए, हिंदी की भाषा में एक बहुत अच्छी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी अभ्यास करने से एक जड़मति यानी जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी विद्वान बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दिस थिंग कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन माय लेक्चर सीरीज। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आपने उस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा। हो जाता है, पहली बार में नहीं आती चीज़ समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब टेक्नोलॉजी ने हमको इतना एम्पावर कर दिया है कि हम इन्हीं लेक्चर्स को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट रह गया है तो ट्राई टू रीवॉच दिस वीडियो अगेन। आई एम श्योर 99% टाइम आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ों का सार इन वीडियोस में ही मिलेगा, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ अ गारंटी फ्रॉम माई एंड, ठीक। द थर्ड थिंग इज, अच्छा हाँ, अगर उसके बाद भी आपको डाउट रह जाए अपने मन में, जैसे मान लो कि मेरे वीडियोस 2 या 3 बार देखने के बाद भी कोई डाउट बच गया, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। और भी जो दूसरे माध्यम होंगे वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले लेक्चर की उसमें, पर अभी तक तो यही है कि यू कैन पोस्ट दोज डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और वो तभी करें जब आप उन वीडियोस को पहले 2 या 3 बार देख लें, उसके बाद ही, ठीक है। द थर्ड थिंग इज दिस, दैट इफ यू लाइक दीज वीडियोस, अगर आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। वो जो एक बटन है लाइक की, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि whenever I am going to see that many number of people have liked the videos, then I would get the confidence that you people are getting whatever I am trying to convey. जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप वहाँ पे लाइक की बटन को क्लिक कर दें, तो उससे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोगों को ये सब चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। सो दिस विल गिव मी मोटिवेशन दैट आई कुड इम्प्रोवाइज इन फ्यूचर, ठीक है। तो लाइक करना बिल्कुल अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब आवश्यक चीज़ है, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो दोनों और चीज़ें होती हैं साथ साथ में, कि शेयर भी कर सकते हैं आप, जो आपके मित्र हैं उनको। ये टेक्यूब गेट क्लासेस बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए,
कोरोना काल में जहाँ इतनी समस्याएं हैं आपकी बाहर, वहाँ पे एक्यू फैकल्टीज आपको इतनी अच्छी हाई क्वालिटी का गेट कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज नथिंग लेस देन अ बून, एक वरदान जैसा है। तो आप अपने एंड पे इतना तो कर ही सकते हैं कि इन सभी क्लासेस को, अकेली मेरी नहीं, बाकी पूरे चैनल को ही सही, आप उसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो लोग एक्चुअली में सीरियस हैं तैयारी करने के लिए और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनकी वो तैयारी कर पा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी अच्छी शिक्षा को पहुंचाने का ये एक जरिया है हमारी तरफ से, एक तरीका है हम लोग जो कर रहे हैं। और आखिरी है, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको लेटेस्ट अपडेट करने के लिए बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपको पूरी लेक्चर सीरीज देखनी है तो बेटर रहेगा कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो दिस वॉज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई एंड दैट यू पीपल डू ऑल दीज थिंग्स, मेक रनिंग नोट्स। और चौथी और सबसे आखिरी एक्सपेक्टेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आप साथ साथ में लेके बैठे। आपको बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स को आप परचेज कर लें, या इंटरनेट से कोई मटेरियल मिले तो वहाँ से मुझे कुछ मटेरियल मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं क्लास में बताऊंगा उसको जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा गेट के, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन है। मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करवा सकता हूँ। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करने पड़ेंगे ऑन योर ओन। तो वीडियो से जो नोट्स बनाए उनसे एक बार खुद पढ़िए और गेट के क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज विच इज वेरी वेरी इसेंशियल। देखिए, जिस मैदान में उतरना है आखिरी में, अगर उस मैदान में शत्रु को नहीं समझा तो क्या समझा? उस मैदान में उतरने के पहले शत्रु के बारे में पूरी जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए, जो हमारा दुश्मन है। और हमारा दुश्मन क्या है? क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी, किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको कैसे क्रैक किया जाएगा, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम उसके प्रीवियस फॉर्म्स के बारे में जानते हो। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो दिस वॉज द फोर्थ एक्सपेक्टेशन। तो रनिंग नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को रीवॉच करते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो मैंने बोला वो सारी चीज़ों को आप कर दीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं और मेरी पूरी लेक्चर सीरीज को 15-20 लेक्चर की सीरीज से अपने नोट्स बना के पूरा एक ऑथेंटिक मटेरियल अपना तैयार कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट एनी पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ रैंक अंडर 500, अंडर 100 और इवन ऑल इंडिया रैंक 1। आप लोगों को ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको अच्छी रैंक लाने से गेट के एग्जामिनेशन में रोक सके, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू conclude with the introductory portion, and we are going to move on to the first chapter, that is plastic analysis, in this series of lecture. Hope you people like it. Watch these lectures and let us know how you people understood all the concepts. Thank you very much. Hello students. So I welcome you all to this first lecture of design of steel structure with me, Shashank Avasthi. As I have told you earlier that we are going to begin with the first chapter, chapter number 1, that is plastic analysis. Plastic analysis. In this lecture we are going to discuss steel stress strain curve. Then we are going to discuss the stress distribution along the cross section
beam, then we are going to discuss the concept of shape factor and plastic moment capacity of a section, and then at the end we will try to solve a few numericals as well. So these three topics will be covered in today's lecture. I would also like to tell you that the plastic analysis will be covered in 3 lectures. 3 लेक्चर में मैं प्लास्टिक एनालिसिस को कवर करने का प्लान किया है, तो इन लेक्चर्स को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखिए, जिससे क्या हो कि आपको वो चीज़ समझने में आसानी जाए. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट टॉपिक, स्टील एज अ मटेरियल, उसके बिहेवियर को अभी हमें स्टडी करना है. तो देखिए, चैप्टर शुरू करने के पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया कि एक नोटबुक अपने पास रखिए और जो जो मैं आपको यहाँ समझाते जा रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए. ठीक है, हर एक चीज़ में यहाँ पे टेक्स्ट के मैनर में नहीं लिखूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको मौखिक रूप से बोलूँगा, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो मैंने बोला है उसको अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख लीजिए. ठीक है, बिकॉज इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, देन यू आर एबल टू गेट द लिटरेचर. ओके, तो चीज़ों को समझना ज़्यादा आवश्यक है. सो लेट्स बिगिन. पहला टॉपिक, स्टील एज अ मटेरियल. देखिए, छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना. जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि लोगों ने खोज करने की शुरू की एक डक्टाइल मटेरियल की, तो उन्हें स्टील की प्राप्ति हुई. ये बात मैंने इसके पहले वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताई है. तब वहां मैंने क्लियरली ये नहीं डिफाइन किया था कि डक्टाइल मटेरियल होता क्या है. आज मैं आपको बताऊंगा डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन क्या है. तो डक्टाइल मटेरियल बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें खींचने पे काफी इलॉन्गेशन आ जाता है, लेकिन वो फेल नहीं करता. एक लिमिट के बाद जाके ही वो मटेरियल फेल करता है. ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के बारे में क्या खासियत है कि ये मटेरियल डायनेमिक लोडिंग के लिए काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होता है ना. ये तो बात मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी. अब आगे का सवाल ये आता है कि सर, हाउ डिड वी नो दैट स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल. कैसे पता चला कि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है. उसके लिए हम अपने पास्ट में जाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या हमें इस चीज का मतलब पता है. UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो आपने अपनी कॉलेज में कभी ना कभी तो देखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो भी इसके बारे में सुना तो होगा ही. UTM क्या होता है? UTM एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में मदद करती है. किसी भी मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में मदद करती है बाय सब्जेक्टिंग दैट मटेरियल टू वेरियस काइंड्स ऑफ लोड. यानी UTM में हम अलग अलग प्रकार से लोड को लगाते हैं और उस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको प्लॉट करते हैं. ठीक है, अब UTM के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसीजर होता है वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए. कभी अगर आपको एक सवाल भी आया था इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए. तो देखिए, बेसिकली जैसे मान लो ये स्टील का एक स्पेसिमेन है और स्टील के उस स्पेसिमेन में हमने ऊपर और नीचे उसको जॉज में फिक्स कर रखा है. ये जॉज है, इन जॉज में इसको मैंने फिक्स कर दिया. ये जॉज UTM की जॉज है. ठीक है, जॉज यानी उसको पकड़ लिया हमने ऊपर से और नीचे से. अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे कि इन जॉज की मदद से हम इसको खींचेंगे. इस जॉज की मदद से अपन इसको खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो इस पोर्शन में क्या होगा, स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा. और आपने जिस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि जब किसी मटेरियल में स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है तो उस मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इस प्रोसीजर के करने के पहले इस स्पेसिमेन में कुछ डायल गेजेस लगा दिए थे.
इन डायल गेजेस की मदद से हमने पता किया कि इस मटेरियल में कितना स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। और उस स्ट्रेन और उस स्ट्रेस को हमने क्या किया, एक कर्व में प्लॉट कर दिया, जिसे हम लोग बहुत फेमसली कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक हमने प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें सबसे पहले तो ये जानना है, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि स्टील की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। हमें यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है वो एक स्पेसिफिक वेराइटी से रिलेटेड पढ़ना है, वो है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें पढ़ना है यहाँ पे, माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्या हुआ, बेसिकली हमने माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लिया है, उसको जॉज में फिक्स किया, हमने एक डायल गेज लगाया, डायल गेज लगा के स्ट्रेन को मेजर किया, स्ट्रेस को मेजर किया, और उन दोनों की मदद से हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट किया। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा दिखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी बना लीजिए। जो मैं अभी आपके सामने यहाँ बनाऊंगा उसी को आप लोग भी बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं यहाँ पे। सो लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, कॉल दिस पॉइंट एज बी, call this point as C, call this point as D, call this point as E, call this point as F, and call this point as G। और ये तो हमारा ओरिजिन है ही, तो इसे हम लोग कहेंगे O, ठीक है। अब मैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको इस पूरे लेक्चर में अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब मैं लोड लगाना शुरू करता हूं तो उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, तो वो मटेरियल के अंदर स्ट्रेन जो बढ़ता चले जा रहा है वो एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है। उस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग उस मटेरियल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसे हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, वो स्ट्रेस को हमने वाई एक्सिस पे डिनोट किया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट ए को मैं कहता हूं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो भी है ये कहते हैं। इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि O से लेकर A के बीच में, O से लेकर A के बीच में हमारे पास इस वाले पॉइंट में, यहां से लेकर यहां तक के बीच में क्या है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होती है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि between O and A there is a linear relationship between stress and strain, that is stress is directly proportional to strain, ठीक है। अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम स्ट्रेन। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं हुक्स का सिद्धांत, हुक्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि O से लेकर A के बीच में, O से लेकर A के बीच में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट बिटवीन O टू A द हुक्स लॉ इज वैलिड। तो A वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक हुक्स लॉ क्या हो रहता है, हमारे पास वैलिड रहता है। A पॉइंट के बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता, ठीक है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट को मैं कहूंगा इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट को मैं कहूंगा इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच का ये जो पोर्शन आप लोग यहां देख रहे हो, ये जो पोर्शन देख रहे हो ए से लेकर बी तक के बीच का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो पोर्शन है ये हल्का सा कर्व रहता है, हल्का सा कर्व रहता है। यानी O से लेकर A तक का पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, A से लेकर B तक का पोर्शन हल्का सा कर्व है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो we cannot say that the stress is directly proportional to strain between A and B points. It is slightly curved. लेकिन O से लेकर B पॉइंट के बीच में वो मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। अब आप कहेंगे कि सर इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है?
इलास्टिक बिहेवियर ये होता है कि अगर मैं उस मटेरियल को सिर्फ इस पॉइंट तक, अगर मैं उस मटेरियल को सिर्फ किस पॉइंट तक, सिर्फ इस पॉइंट तक यानी बी पॉइंट तक ही स्ट्रेन देता, सिर्फ बी पॉइंट तक ही अगर मैं उसको खींचता उस मटेरियल को, तो क्या होता, तो ये होता कि वो मटेरियल दोबारा से जैसे ही वो लोड उसको रिमूव करते हम, वैसे ही उसी पाथ को रिट्रेस करके दोबारा से ओरिजिन पे आ जाता, यानी दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता। ये डिफॉर्म, जैसे ही हमने थोड़ा सा इसको डिफॉर्मेशन दिया, उसको बी पॉइंट तक उसको डिफॉर्म किया, तो डिफॉर्मेशन देने के जस्ट बाद क्या होगा कि वो जो मटेरियल होगा वो दोबारा से, अगर वो उस लोड जिसके अंडर में वो डिफॉर्मेशन आया उस लोड को मैं रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, वो मटेरियल रिट्रेस करेगा इसी पाथ को और दोबारा से अपने शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ दैट मटेरियल। तो बी पॉइंट तक ये देखा गया कि अगर हम मटेरियल को लोड करते हैं बी पॉइंट तक, तो क्या होगा, बी पॉइंट तक लोड करने के बाद तक वो एक इलास्टिक बिहेवियर को शो करेगा और उसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रेन नहीं आएगा जो कि परमानेंट हो, हर स्ट्रेन टेम्पररी होगा और दोबारा से वो रीगेन कर लेगा अपने शेप को। ठीक है, सो बी इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट, बी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए मैं क्या बोल रहा हूं। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं, एक मिनट, अब हम लोग आते हैं सी पॉइंट पे। अब लोग आते हैं सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इज, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं, एक मिनट, ताकि मैं यहीं पे ही इसको लिख सकूं। तो सी पॉइंट इज, ध्यान से, ओके, सो व्हाट इज सी पॉइंट? सी पॉइंट इज नोन एज द अपर यील्ड लिमिट and D point is known as the lower yield limit. ठीक है, अब अपर यील्ड लिमिट और लोअर यील्ड लिमिट क्या है? देखिए बेसिकली सी और डी ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, जो मैंने इतनी दूरी पे आपको यहाँ पे शो किए हैं, ये जो दो पॉइंट्स मैंने इतनी दूरी पे यहाँ पे शो किए हैं ना, ये इतनी दूर नहीं होते हैं, ये बेसिकली बहुत पास पास होते हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स ये माने जा सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट माना जा सकता है, लेकिन वो आइडियलाइज्ड बिहेवियर में हम लोग मानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम उसको यहाँ सी पॉइंट तक स्ट्रेन देते हैं, उसके जस्ट बाद में क्या होता है कि उसके अंदर स्ट्रेस में थोड़ी सी गिरावट आती है, यानी स्ट्रेन उतना ही रहता है लगभग, और स्ट्रेस क्या थोड़ा सा कम हो जाता है अचानक से। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर यील्डिंग शुरू होती है, डी पॉइंट के बाद फिर यील्डिंग शुरू होती है। तो ये यानी सी और डी बेसिकली एक ही पॉइंट है, यानी जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट के बाद से यील्डिंग शुरू होती है। इसके पहले पहले हम ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल है इसके पहले पहले इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, और सी पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंचेगा उसके जस्ट बाद वो यील्डिंग शुरू कर देगा, यानी वो प्लास्टिक बिहेवियर शुरू कर देगा। यानी इस लाइन के इस तरफ इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा और इस लाइन की इस तरफ वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये है। तो अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? ये दोनों डिफरेंट ऐसे हैं कि क्या होता है कि जब कोई भी मटेरियल हमारे पास सी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलती है। यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, और उस एडजस्टमेंट के होने के जस्ट बाद क्या है, थोड़े से स्ट्रेस में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसीलिए सी और डी पॉइंट हमने अलग अलग यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, हालांकि इनका कोई ऐसा हमारे लिए इन गेट एग्जामिनेशन इसका कोई खास उपयोग नहीं है। हमें बस ये है कि इसका कॉन्सेप्ट को जानना है कि सी और डी ये दोनों किस नाम से जाने जाते हैं। तो सी और डी बेसिकली एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बियॉन्ड यील्डिंग शुरू हो जाती है, इसलिए इसको अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अपर और लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आता है डीई जोन। अब देखिए डीई जोन, डीई कौन सा जोन है? डीई इज द जोन विच इज नोन एज यील्डिंग ऑफ मटेरियल। यील्डिंग ऑफ मटेरियल यानी यील्डिंग मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट बना हुआ है इस पॉइंट के बाद, लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चले जा रहा है, स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चले जा रहा है और काफी लिमिट तक वो बढ़ गया, यानी काफी लिमिट तक वो खिंच गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो वो मटेरियल है वो काफी लंबा खिंचता चला जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज यील्डिंग।
तो DE इज नोन एज यील्डिंग और यील्ड प्लेट्यू, इसको यील्ड प्लेट्यू भी कहते हैं, यील्ड प्लेट्यू भी कहते हैं। इस यील्ड प्लेट्यू से ही हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल है ये एक डक्टाइल मटेरियल है, यानी काफी लंबा खिंच रहा है ये मटेरियल लेकिन टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यील्ड प्लेट्यू ही वो कंपोनेंट है इस कर्व का, जिस कंपोनेंट को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब आते हैं E के बियॉन्ड। तो E के बियॉन्ड, E से F के बीच का जो जोन होता है दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसके अंदर एक कड़कपन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मटेरियल अभी तक तो क्या है, वो बिल्कुल यील्ड होता है तो बिल्कुल काफी सॉफ्ट मटेरियल की तरह बिहेव करता है, लेकिन E से लेकर F के बीच में हम देखते हैं कि फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है और ये F पॉइंट तक पहुंच गया। E पॉइंट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, EF जो होता है दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं बात पे कि व्हाट इज F पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। अब आते हैं आगे, व्हाट इज F पॉइंट। F पॉइंट क्या होता है? F पॉइंट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, F पॉइंट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी इट इज अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट the maximum internal resistance which can be offered by a material। अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो F पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और इसको सिग्मा अल्टीमेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनली देखते हैं कि F पॉइंट के बाद जो लास्ट जो जोन है F से लेकर G तक का, इस जोन को हम लोग कहते हैं नेकिंग। दिस जोन इज नोन एज द नेकिंग जोन, ठीक है। नेकिंग मतलब क्या होता है कि वो जो मटेरियल होता है ना उसके अंदर ऐसा स्लाइड से ऐसे गला टाइप का बनने लगता है और वो धीरे से फिर वो यहीं से टूट जाता है वो मटेरियल, ठीक है। तो ये जो नेकिंग वाला जो प्रोसीजर है ना ये F पॉइंट के बियॉन्ड ही हमें देखने को मिलता है, यानी F पॉइंट तक तो क्या होगा, इस प्रकार की कोई भी नेकिंग टाइप की शेप नहीं देखने को मिलेगी। F पॉइंट के बियॉन्ड यानी अल्टीमेट स्ट्रेस के बियॉन्ड जब हम जाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि नेकिंग हमें देखने को मिलेगी। और इस नेकिंग के बाद क्या होता है कि G पॉइंट पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो दैट इज नोन एज फेलियर पॉइंट, फेलियर पॉइंट कहलाता है। यानी इस पॉइंट पे पहुंचते ही वो मटेरियल क्या करेगा, वो मटेरियल दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल which I would like to tell you about the stress strain curve which is obtained after a mild steel specimen is tested under the universal testing machine। यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को मैं टेस्ट कर रहा था तो जो मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मुझे प्राप्त हुआ है उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हर कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको अभी समझा दिया। समझ गए मेरी बात? इस पूरी राम कथा का, इस पूरी गाथा का जो सार है वो ये है कि बिल्कुल ध्यान से हम ये चीज को समझेंगे कि ये जो यील्डिंग जो है या ये जो यील्ड प्लेट्यू जो हमें देखने को मिलता है कि यील्ड प्लेट्यू ही है जो रिस्पॉन्सिबल है ये कंक्लूड करने के लिए कि हमारे पास जो मटेरियल यूज हुआ है दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल। यील्डिंग मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं, यील्डिंग मतलब ये होता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस या स्ट्रेस कांस्टेंट बना रहे लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चले जाए यानी इलोंगेशन बढ़ती चली जाए तो दैट प्रोसेस इज नोन एज यील्डिंग। और उसको इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं यील्ड प्लेट्यू, इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं यील्ड प्लेट्यू, ठीक है। अब इसी कर्व के सामने अगर मैं एक और कर्व आपके सामने रख दूं तो दूसरा एक और कर्व अगर मैं आपके सामने रख दूं, रबर का कर्व, आपको मालूम है रबर, अगर मैं रबर का एक कर्व बनाऊं तो एक मिनट, हाँ अगर मैं रबर का एक कर्व बनाऊं आपके सामने यहाँ पे तो रबर का जो कर्व होता है, एक मिनट, ओके, तो रबर का कर्व जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अब आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था एसएससी के एग्जामिनेशन में, इस प्रकार के सवाल आए हैं, आईईएस में भी इस प्रकार का सवाल
आ चुका है और आ भी सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो मैं ये आपके सामने एक रबर का कर्व मैंने रखा और ये मैंने माइल्ड स्टील का कर्व रखा। दोनों में से E की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा है? E ऑफ माइल्ड स्टील इज ग्रेटर देन E ऑफ रबर। यानी व्हाट आई कैन कंक्लूड इज दैट माइल्ड स्टील जो है दैट इज मच मोर इलास्टिक देन रबर। माइल्ड स्टील जो है दैट इज मच मोर इलास्टिक देन रबर। रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है माइल्ड स्टील। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपसे कोई भी ये सवाल पूछे किसी भी एग्जाम में आए तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि रबर जो है वो ज्यादा, माइल्ड स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है रबर से। ठीक है, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लेक्चर, दैट इज आई हैव कंप्लीटेड द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइल्ड स्टील। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द assumptions which we are going to make, the assumptions which we are going to make in plastic analysis। अब मैं assumptions को डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। तो एक एक करके सारे assumptions को आपके सामने मैं लिखना शुरू करूंगा। पहला assumption, plane section before bending remains plane। दूसरा, पहले ये सारे assumption आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा, क्रॉस सेक्शन शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ लोडिंग। तीसरा, axial loads and shear force are neglected। चौथा, E या Young's modulus is the same in tension and compression। टेंशन एंड कंप्रेशन। और पांचवा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बाइलिनियर। अब इन सब पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ये है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास, स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अबाउट द क्रॉस सेक्शन, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। वी सी दैट द स्ट्रेन वेरीज लीनियरली अबाउट द डेप्थ। यानी डेप्थ के साथ, ये न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ के साथ जो स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहां बना देता हूं, एक मिनट। पहला असम्पशन ये कह रहा है कि जैसे ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है एक बीम का, और इस बीम के क्रॉस सेक्शन के अबाउट अगर मैं देखूं तो जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी लीनियर। यानी डेप्थ के साथ ये स्ट्रेट लाइन की तरह वेरी करता है ऊपर और नीचे। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द assumption। कौन सा assumption? This is the result of the assumption that plane section remains plane after bending। यानी लोड लगाने के बाद भी जो डिफॉर्मेशन आएगा तो क्रॉस सेक्शन में कोई भी वार्पिंग के इफेक्ट नहीं नजर आएंगे। वार्पिंग यानी क्रॉस सेक्शन अगर सीधा है तो क्रॉस सेक्शन बेंडिंग के बाद भी सीधा ही रहेगा। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्रॉस सेक्शन इस तरीके से वार्प नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी लीनियर। ठीक है, अगला है क्रॉस सेक्शन शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ लोडिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ लोडिंग। देखिए ये जो लोडिंग है ये लोडिंग की एक्सिस है और यहाँ पे एक लोड अप्लाई किया गया है, तभी जाके हम इसको इस प्रकार से स्ट्रेस स्ट्रेन इसका डायग्राम, स्ट्रेन का ये डायग्राम हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोडिंग है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल क्यों होना चाहिए? सिमेट्रिकल इसलिए होना चाहिए कि अगर ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ
तो एडिशनल टॉर्शनल स्ट्रेसेस भी देखने को मिल सकते हैं, और इन एडिशनल टॉर्शनल स्ट्रेसेस की वजह से हमारा एनालिसिस जो होगा वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी प्रेफर दैट देयर शुड बी नो unsymmetrical elements in the cross section. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. तीसरा जो assumption है दैट इज हमारे पास एक्सियल लोडिंग जो होती है, एक्सियल लोडिंग इज एंड shear forces, ये जो दोनों चीजें हैं दीज आर नेग्लेक्टेड. यानी थ्रू आउट दिस एनालिसिस वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द एक्सियल लोड्स एंड द shear forces. चौथा जो है ही रिमेन सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन. यानी अगर किसी भी मटेरियल को हम टेंसाइल लोडिंग दें या कंप्रेसिव लोडिंग दें, इन दोनों ही सिचुएशन में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी. ठीक है, और पांचवा जो वैल्यू होती है दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बाइलिनियर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बाइलिनियर. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बाइलिनियर मतलब क्या होता है? अपन ने इससे पहले जो बनाया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो इसी प्रकार का, इस प्रकार का कुछ बनाया था हमने, याद करो अभी बनाया था ना इसके पहले वाली स्लाइड में. तो दिस इज नोन एज द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. बट इन प्लास्टिक एनालिसिस दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट यूज्ड. इन प्लेस ऑफ दिस वी यूज अ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. और जो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज बाइलिनियर इन नेचर. बाइलिनियर मतलब दो लाइनों से मिलके बनता है, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन. क्यों? क्योंकि वो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं. ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, यील्डिंग को और इलास्टिक पोर्शन को. यानी ये जो पोर्शन है ये अगर मैं कहूं, एक मिनट, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये यहाँ पे इस पॉइंट, इस लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है, यानी लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, और इस साइड वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा. तो हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू यूज दिस कर्व इन प्लेस ऑफ दिस कर्व. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस कर्व इन प्लेस ऑफ दिस कर्व. समझ गए मेरी बात को? तो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है दिस इज बाइलिनियर, और वी आर गोइंग टू यूज दिस कर्व फॉर द एंटायर प्लास्टिक एनालिसिस. प्लास्टिक एनालिसिस की दुनिया में हम इस कर्व का उपयोग करेंगे, इस कर्व का उपयोग नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज हैविंग लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटीज. इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हमें निग्लेक्ट कर देना है. हमें तो सिर्फ उसके यील्डिंग बिहेवियर को और उसके इलास्टिक बिहेवियर पे ध्यान देना है बस. ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चीज जो है अपर यील्ड पॉइंट और ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस और ये जो चीजें हैं इनको हम लोग आइडियलाइज्ड कर्व में निग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो I think you are able to get the gist of all the assumptions which we have studied until now. Moving forward, now we are going to talk about the cross section. Now we are going to talk about the cross section. Cross section के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शन के अबाउट स्ट्रेस और स्ट्रेन का लोडिंग कैसी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है. तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लीजिए साफ सुथरे अपने कॉपी में. सब लोग अपनी कॉपियों में ये वाला डायग्राम अच्छे से बना लीजिए. तो जो पहला हमारे पास कर्व है, दिस कर्व इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन प्रोफाइल थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन. जो दूसरा कर्व है हमारे पास, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस प्रोफाइल थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इन वर्किंग स्ट्रेस कंडीशंस. वर्किंग स्ट्रेस कंडीशंस में ये हमें देखने को मिलता है, इसको F रिप्रेजेंट करेंगे. तीसरा जो हमने कर्व यहां पे ड्रॉ किया, सो दिस कर्व इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन yield stress condition when the material reaches the yield stress condition. And finally सेकेंड लास्ट जो मैं यहाँ कर्व बना रहा हूं, दिस इज द इलास्टोप्लास्टिक कर्व. इलास्टोप्लास्टिक कर्व होगा ये. इलास्टोप्लास्टिक कैसे? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी. दिस इज इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर. मैं बताऊंगा अभी ये सारी चीजें. ठीक है, और फाइनली
जो कर्व होगा वो इस प्रकार से नजर आएगा। तो दिस इज नोन एज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं। देखो बेसिकली ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर मैंने कुछ लोड लगाया P। ठीक है, अब देखो हमारे हाथ में क्या है, ये लोड है P और ये बीम का क्रॉस सेक्शन है जो मेरे पास नोन है यहाँ पे। ठीक है, ये बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन है, ये B है, ये कुछ D है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, मैंने इस लोड की वैल्यू को बढ़ाया, पहले लोड की वैल्यू को पहले मैंने बढ़ाया थोड़ा, तो जो स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो देखो मैंने क्योंकि एजम्पशन किया था तो ये तो लीनियर ही रहेगा। स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी लीनियर एज इट इज। सबसे पहले क्या हुआ, जब मैंने लोड बढ़ाया तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुई वो वर्किंग स्ट्रेस के बराबर थी। तो वर्किंग स्ट्रेस मान लेते हैं कि कुछ अज्यूम करते हैं 100 मेगापास्कल। तो ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था ये अभी भी क्या था, लीनियर बना हुआ था, लीनियर बना हुआ था। फिर क्या हुआ, हम धीरे से थोड़ा सा आगे गए। थोड़ा सा आगे कैसे गए, यानी थोड़ा सा और लोड मैंने बढ़ाया, थोड़ा सा और लोड बढ़ाया तो ये जो F की वैल्यू है ये यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच गई। यील्ड स्ट्रेस वही है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। या आइडियलाइज्ड कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस आइडियलाइज्ड कर्व में ये जो पॉइंट होता है दिस इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेस, दैट इज दिस इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेस Fy। और ये F जो है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये Fy के बराबर पहुंच जाएगा। फिर क्या होता है कि मैं अगर और लोड बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ये देखिए ये जो है ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, इसके बियॉन्ड जितने भी हैं ये सब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व है, 1 2 3 4। ठीक है, तो तीसरे कर्व पे आता हूं तो तीसरे कर्व में क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि F की वैल्यू Fy के बराबर तो बनी हुई है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये जो Fy के बराबर जो स्ट्रेस है ये इसके इंटरनल फाइबर में भी जाके स्टोर हो जा रहा है। यानी अभी तक क्या था कि जो टॉप मोस्ट जो फाइबर थी उसी में सिर्फ स्ट्रेस था Fy का। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोड और बढ़ते चले जा रहा है तो अब ये अंदर की जितनी भी फाइबर है, यानी इतनी डेप्थ की जितनी फाइबर होंगी यहां से लेकर यहां तक के बीच में, ये सभी फाइबर जो हैं इन सभी फाइबर्स के अंदर मुझे Fy स्ट्रेस के बराबर स्ट्रेस यानी यील्ड स्ट्रेस के बराबर यील्डिंग शुरू हो गई, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं ना। आइडियलाइज्ड कर्व को अगर आप देखो तो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो मटेरियल शो कर ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली इससे ज्यादा जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो तो बढ़ ही नहीं पाएगी, यील्ड स्ट्रेस के बराबर तक ही बढ़ेगी वो वैल्यू। तो इसलिए इंटरनल जो फाइबर्स होंगे उनमें भी यील्ड स्ट्रेस तक का स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बिहेवियर को मैं कहता हूं इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर। वजह क्या है कि इसमें इस टाइप के बिहेवियर में इतना जो बीच का पोर्शन है ये अभी भी इलास्टिक बिहेव कर रहा है, और ये जो ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है हमारे पास ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में इट हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज अ प्लास्टिक मटेरियल, इट हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज अ प्लास्टिक मटेरियल। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आखिरी में फिर से मैंने और लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन सच अ मैनर दैट each and every fiber throughout the cross section is going to be stressed until the yield limit। यानी हर मटेरियल के अंदर का हर फाइबर, क्रॉस सेक्शन का हर फाइबर जो है वो यील्ड स्ट्रेस तक क्या कर जाएगा, यील्ड स्ट्रेस तक क्या कर जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, ये बात है। और इस बिहेवियर को मैं कहता हूं प्लास्टिक बिहेवियर। अब इस बिहेवियर के बाद में इस क्रॉस सेक्शन की क्षमता खत्म हो चुकी है कि ये क्रॉस सेक्शन अब और किसी भी प्रकार का लोड ले सके, और किसी भी प्रकार का लोड ले सके। ठीक है, तो जो चौथी डिग्री तक जहां हम पहुंचे हैं ना, इसके बियॉन्ड यानी ये चौथी पॉइंट तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो इसके बियॉन्ड लोड को लेने की क्षमता खत्म हो जाती है उस बीम की, उस स्टील की बीम की, क्योंकि वो अपने प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच चुका है। और उसके बाद क्या है कि उसके अंदर का ऐसा कोई भी फाइबर नहीं बचा है जो फाइबर यील्ड ना हुआ हो, हर फाइबर यील्ड हो चुका है उसका। ठीक है, अब क्या हुआ, अब समस्या ये गई कि इसके बाद का क्या फिनोमेना होगा सर। तो इसके बाद एक फिनोमेना हमें देखने को मिलता है जो इज मोस्ट फेमसली नोन एज द प्लास्टिक हिंज फिनोमेना।
प्लास्टिक हिंज हमें देखने को मिलती है। देखो हिंज वर्ड इससे पहले भी हमने सुने हैं, जैसे हिंज सपोर्ट होता है ना। तो हिंज जो वर्ड होता है, हिंज इज बेसिकली अ मोमेंट रिलीज इन एक्चुअल वर्ल्ड, लेकिन यहां पे स्टील में हिंज एक टाइप का फिजिकल फिनोमिना है। इट इज नॉट एन एक्चुअल फिनोमिना, इट इज अ अज्यूम्ड बिहेवियर। ये एक अज्यूम्ड बिहेवियर होता है उस क्रॉस सेक्शन का, कि वो जो क्रॉस सेक्शन है वो किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहा है, वो एक हिंज की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। हिंज क्या होगा, यानी कि बिल्कुल ही रेजिस्टेंस लेस, कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। अब वो मेंबर खत्म हो चुका है, उसके अंदर की क्षमता पूरी खत्म हो चुकी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्लास्टिक हिंज यानी इस लिमिट के बियॉन्ड अगर मैं उसको लोड करूंगा उस मटेरियल को, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी, जो कि एक्चुअल हिंज नहीं है। इट इज अ अज्यूम्ड बिहेवियर। प्लास्टिक हिंज इज अ अज्यूम्ड बिहेवियर। तो ये एक अज्यूम्ड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब इस प्लास्टिक हिंज को देख के आप ये कह सकते हैं कि भैया अब इस प्रकार का एक हिंज टाइप का इंटरनल मैकेनिज्म इसके अंदर डेवलप हो चुका है और ये मटेरियल अब किसी काम का नहीं बचा। नाउ all the fiber inside that material will start rotating and that material is of no use। ठीक है, इस पॉइंट के बियॉन्ड, ठीक है, रोटेशन होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, उसके इंटरनल फाइबर्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू। थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा अभी तक कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। क्रॉस सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर वर्किंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर यील्ड स्ट्रेस, फिर इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर, फिर प्लास्टिक हिंज क्या होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट लेक्चर। आई विल मीट यू टुमारो इन अ न्यू लेक्चर और हम यहीं से अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। अगर आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया है तो उस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूर्णतः उपयोगी हैं, ठीक है। तो उनको भी आप लोग शेयर करिए और अगर मेरी चीजें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। सब लोग जिनको मेरी अभी तक की सारी चीजें समझ में आ गई हैं उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो जैसे मैंने पहले कहा था, पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए वीडियो, दूसरी तीसरी बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट इनफ टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।